हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो सब्जेक्ट है आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ। शॉर्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं, हिंदी मीडियम में ये वीडियो है। सेमेस्टर 5 का आपका सब्जेक्ट है। डीयू से हो, एसओएल से हो या एनसी वेब से हो, सभी के लिए वीडियो बहुत काम की है। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, @एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ दे दी जाएंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमसे आकर संपर्क करें। इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट ये यूज़र नेम है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पुरापाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। जो पैलियोलिथिक पीरियड था, खासकर इस टाइम पे जो औजार बनाए गए, जो तकनीक का यूज़ हुआ, जो क्षेत्रीय वितरण है और इनका जीवन निर्वाह कैसे होता था, ये तरीके आपको बताने हैं। तो चलिए फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पूरा पाषाण काल, इसे पुराना पत्थर युग या पुराना पाषाण युग भी कहा जा सकता है। ये मानव इतिहास का सबसे शुरुआती चरण है। एकदम जब आप इंसानों की हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसका एकदम स्टार्टिंग का फेज है। भारत में लगभग आज से 20 लाख वर्ष पीछे अगर आप जाओगे, वहां से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच का ये टाइम है। तो यहाँ का जीवन कैसा था? तो इस समय मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए, उसका उपयोग किया और जो प्राकृतिक वातावरण था उसमें जीवित रहना सीखा। ना तो खेती थी, ना मिट्टी के बर्तन थे, ना ही कोई स्थायी घर था इस वाले काल में। और जीवन सरल था लेकिन चुनौती बहुत थी भाई। तो मनुष्य पूरी तरह शिकार पर और भोजन संग्रहण पर और जो भी प्राकृतिक संसाधन उसको आसपास से मिल जाया करते थे उसी के ऊपर मनुष्य निर्भर था। कालक्रम की बात करूं तो भारत में पुरापाषाण काल को औजारों और जीवन शैली में बदलाव के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है। कैसे कैसे जीवन शैली में बदलाव आया, औजारों में बदलाव आया, इसके बेसिस पे। तो एक तो है निम्न पुरापाषाण काल, ये सबसे पुराना चरण है। इसमें बड़े खुरदुरे पत्थरों का यूज़ होता था, औजार भी बड़े बड़े थे। फिर मध्य पुरापाषाण काल आता है, इसमें औजार बनाने में थोड़ा सुधार हुआ, औजार छोटे हो गए, थोड़े और कुशल हो गए। फिर उच्च पुरापाषाण काल आता है, ये सबसे उन्नत अवस्था थी भाई। यहाँ पे औजार थोड़े से स्पेसिफिक हो गए और अच्छी तरीके से के आकार, उसकी शेप वगैरह थोड़ी अच्छी हो गई जो भी औजार बन रहे थे। औजार निर्माण की तकनीक क्या थी? देखो, कच्चा माल, लोग जो आसपास से पत्थर मिल जाते थे, जैसे क्वार्टज का पत्थर है, चैट का पत्थर है, जैस्पर है, बेसाल्ट वगैरह है, इसको ही उपयोग में लाते थे, इसको यूज़ करते थे। बात करें तकनीक की तो पत्थरों को भाई एक दूसरे से टकराया जाता था, जिससे तेज धार वाले शल्क निकलते थे। ठीक है, और ये मानव बुद्धि के विकास को दर्शाता है कि औजार बनाने के लिए कैसे पत्थरों को ऐसे टकरा कर आपस में उसको तीखा किया जाता था। ठीक है, और उसको शार्प बनाया जाता था। औजारों के प्रकार की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल में हैंड एक्स आपको मिल जाएगा, काटने खोदने के लिए विदारणी मिल जाएगी, क्लीवर, गंडासा मिल जाएगा, चॉपर काटने पीटने के लिए। ठीक है, तो फिर है मध्य पुरापाषाण, जब में इसमें काल में आते हो तो खुरचनी मिल जाएगी, स्क्रैप खुरचने वाला, पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, बेदक यानी बोरर्स मिल जाएंगे। तो औजार खाल उतारने के लिए है ना, ऐसे कुछ औजार होते थे, मांस काटने के लिए यूज होते थे। उच्च पुरापाषाण काल में आपको ब्लेड औजार मिल जाएंगे, लंबे लंबे और संकरे से, हड्डी और लकड़ी के औजार, पीछे हड्डी है और आगे या पीछे लकड़ी है या फिर आगे कोई पत्थर बंधा हुआ है। इससे शिकार की क्षमता थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। बात करें क्षेत्रीय वितरण की तो भाई पुरापाषाण स्थल पूरे भारत में फैले हुए हैं, खासकर जहाँ पानी और पत्थर उपलब्ध हैं। उत्तर भारत में सोहन घाटी, मध्य भारत में नर्मदा घाटी और भीमबेटका, जहाँ पे शैलाश्रय भी मिले हैं। और दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिम और पूर्व में राजस्थान है, गुजरात है, पूर्व का उड़ीसा है, यहाँ मिलता है। जीवन की बात करें तो लोग खाना बदोश होते थे भाई इस टाइम के, इधर से उधर खाने की तलाश में घूमते रहते थे। गुफाओं में, रॉक शेल्टर यानी कि चट्टानों के अंदर अपना आवास बनाना या खुले आसमान के नीचे नदियों के पास रहना, इस तरीके से रहा करते थे। और भीमबेटका इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, या मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया भी है। बात करें भोजन की तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से शिकार के ऊपर ही डिपेंड थी। जो शिकार से भोजन मिलता था उसी का वो लोग यूज़ किया करते थे। हिरण, जंगली मवेशियों का शिकार, ये सब जंगलों में मिलने वाले जानवर, इनका वो शिकार किया करते थे। फल हो गया, कंदमूल हो गया, नट्स वगैरह जो भी मिल जाते हैं जंगलों से, उसको फिर वो इकट्ठा किया करते थे और फिर उसको यूज़ किया करते थे खाने में। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में मध्य पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अब आपको इसमें मध्य पाषाण के अंदर क्या क्या होता था, उस संस्कृति के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताना है। तो चलिए देखते हैं।
मध्य पाषाण या मेसोलिक संस्कृति का परिचय। तो मेसोलिक युग को मध्य पाषाण युग कहा जाता है और यह पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण युग के बाद का था और नियोलिथिक यानी नव पाषाण के पहले का था। ये बीच का युग है जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो भारत में ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच इसका टाइम माना गया है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है भाई इसका समय भी अलग अलग रहा हो, लेकिन इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो माना गया ही गया है। और ये काल मानव इतिहास का एक बदलाव का काल था, बहुत संक्रमण हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। और इस समय लोग धीरे धीरे केवल शिकार और भोजन संग्रह करने वाले जीवन से हटकर स्थायी और बसे हुए जीवन की ओर बढ़ने की सोच रहे थे और बढ़ भी रहे थे। यानी कि लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो परमानेंट हो, जो भाई हम परमानेंटली अच्छे से करते रहें अपना स्थायी रूप से एक जगह बसकर, और वो अपना काम धंधा लोग ढूंढ रहे थे। तो मेजोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मेजो का मतलब होता है मध्य, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी कि मेजोलिथिक युग यानी मध्य पाषाण युग भी आप इसको कह सकते हो। तो इस समय मनुष्य ने बेहतर और छोटे पत्थर के औजार बनाए, थोड़े और अच्छे औजार हो गए, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई। लोग एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने लगे। जो पहले लोग नोमैडिक होते थे, चरवाहा की तरह इधर उधर घूमते रहते थे, खाना बदोश होते थे। और पशुओं को पालने की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। जानवरों को पाला गया, जीवन यापन के नए नए तरीके सामने आ गए। तो जो आपका मध्य, जो आप कह सकते हो, जो मतलब आपका मध्य जो पाषाण युग था, वो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का एक सेतु है, एक कड़ी की तरह काम करता है। यानी कि ये इसके होने से बहुत ही ज़्यादा आप नॉलेज ले पाओगे कि जब एकदम पुराना वाला टाइम खत्म हुआ था, नया वाला शुरू हुआ था, उससे पहले के बीच का, ठीक है। तो मेसोलिथिक युग की शुरुआत अंतिम हिमयुग के बाद हुई थी, जब पूरा एकदम जमा हुआ था सब कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, जलवायु गर्म हुई, थोड़ी नमी आई जो है जलवायु में। और जब पर्यावरण में बदलाव हुआ तो जंगल और घास के मैदानों का विस्तार हुआ। जब देखो बहुत गर्मी होती है और नमी हो जाती है तो बहुत पेड़ पौधे वगैरह उग जाते हैं, पौधे और जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, मनुष्य को भोजन करने के नए स्रोत मिल गए, नए नए पेड़ पौधे उग गए। लोग झील नदी जंगलों के पास बसने लग गए, प्रॉपर अपने घर बना के लोग वहाँ रहने लग गए, क्योंकि वहाँ भोजन और पानी आसानी से लोगों को मिलने लगा था। तो ये एक तो बदलाव आया। और देखते हैं मीजोलिथिक युग की औजार तकनीक क्या थी। देखो, मीजोलिथिक संस्कृति की सबसे मेन विशेषता है माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाना। माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी पत्थर। तो मीजोलिथिक औजार कैसे होते थे, देखो आकार में बहुत छोटे होते थे, तेज होते थे और हल्के होते थे। और इन्हें चकमक पत्थर, चर्ट, क्वार्टर और जैम्पर जैस्पर सॉरी इससे बनाया जाता था। ये अलग अलग पत्थर हैं जिनसे ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे थे। और माइक्रोलिक्स को अक्सर लकड़ी या हड्डी के हत्थों में जोड़कर भाले, तीर और दरांती के औजार बनाए जाते थे। यानी कि मान लो पीछे हड्डी है और आगे पत्थर लगा दिया, तो इस तरीके से औजार बनाए जाते। मीजोलिथिक युग के औजारों के प्रकार, कितने प्रकार के औजार होते थे अब हम इसको समझते हैं। तो मेसोलिथिक युग में जो औजार यूज होते थे, एक तो ब्लेड और छोटे ब्लेड हैं। नोकदार औजार होते थे भाई, त्रिकोण आकार के भी होते थे इस तरीके के। अर्धचंद्राकार औजार भी होते थे, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएंगे। समलंब टाइप के भी होते थे और खुरचने वाले औजार भी होते थे, बुरीन्स भी होते थे। यानी कि पूरा प्रॉपर सारे औजार लगभग उनके पास मौजूद थे। और ये औजार भाई विशेष उपयोग के लिए बनाए जाते थे, यानी हर औजार का एक काम होता था। अगर वो चीज़ उसके लिए है तो वो उससे वही काम किया जाता था। शिकार के औजार अलग थे, काटने के औजार अलग थे, खुरचने के औजार जो है वो अलग थे। तो सारे औजारों का अपना अलग अलग काम था। बात करें भारत में मेसोलिथिक स्थलों का क्षेत्रीय वितरण कैसा है, भारत में कहाँ कहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। तो देखिए, मेसोलिथिक युग के स्थल पूरे भारत में लगभग हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे जो मध्य भारत है आपका, वहाँ पे है भीमबेटका, ठीक है, और बागोर, आदमगढ़। पश्चिम भारत में है लंगनाज, गुजरात, राजस्थान के कुछ स्थल हैं। पूर्वी भारत का उड़ीसा है, छोटा नागपुर का पठार है। दक्षिण भारत में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। गंगा के मैदान हैं, जैसे सराय नहार राय है, महादहा, चौपानी, मांडो। ये गंगा के मैदान के एरियाज हैं जहाँ से मिलता है ये सारा साक्ष्य। तो ये जो स्थल हैं झील नदी जंगलों के पास है, क्योंकि वहाँ संसाधन मिल जाएंगे, पानी आराम से मिल जाएगा, भोजन आराम से मिल जाएगा, तो किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं आएगी। आवास व्यवस्था और बसावट का स्वरूप, तो मेसोलिथिक युग में ज़्यादातर लोग अर्ध घुमंतु हुआ करते थे,
जबकि पूरा पाषाण जो टाइम था उसमें पूरा घुमंतु हुआ करते थे। अर्ध घुमंतु क्या होता है, पूरी तरीके से घुमंतु नहीं थे। लोग गुफाओं में, चट्टानों के बनाए हुए आश्रयों में, खुले शिविरों में रहते थे। वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक ठहर जाते थे। अगर एक जगह कहीं पे रुके हैं तो वहीं पे फिर वो ठहरे रहते थे। और कुछ स्थलों पर मौसमी शिविरों का प्रमाण मिलते हैं कि अभी इस मौसम में इधर आ गए, फिर अगले मौसम में इधर आ गए, फिर अगले में इधर आ गए। तो ये दर्शाता है कि इस काल में लोग थोड़ा स्थायी जीवन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, कि इधर उधर नहीं घूमना, एक जगह पर टिक के रहना है, इसको थोड़ा सा तवज्जो दी जा रही थी। जीविका कैसी थी भाई, मेसोलिथिक युग की अर्थव्यवस्था मेन रूप से शिकार के ऊपर और भोजन संग्रहण पर ही आधारित थी। जितना जंगलों से शिकार आता था, ठीक है, जितना भोजन संग्रहण हो पाता था जंगलों से, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा था, व्यवस्था का मैनेजमेंट। साथ ही कुछ अन्य गतिविधियां भी की जाती थी। इसके अलावा बात करें भोजन के मुख्य स्रोत, तो भाई धनुष और तीर से जानवरों का शिकार होता था। एक तो जानवरों से आप जो है वो यूज़ करते थे उनका मांस। नदियों और झीलों में मछली पकड़ना, वहाँ से इनका जुगाड़ होता था भोजन। जंगली फल, अनाज, कंद, मेवे, मूल, ये सब इकट्ठा करना। सीप, शंख और शहद का संग्रहण करना, ये सब ये करते थे। तो आप मान के चलो इस समय लोग पहले की तुलना में भोजन के अधिक प्रकार के स्रोतों का उपयोग करने लगे थे। अब इनके पास ऑप्शंस बढ़ गए थे। बात करें अगर हम भोजन की, पालतूकरण, कला और दफनाने की प्रथा। पालतूकरण का मतलब होता है कुछ जगहों पर कुत्तों को पालतू बनाने के प्रमाण मिलते हैं कि पहली बारी कुत्तों को कहाँ पाला गया था। जानवर शिकार करने और सुरक्षा में भी मदद करते थे। आप अपना जानवर रखोगे तो आपकी सुरक्षा भी रहती है। बात करें कला और संस्कृति की, तो भाई भीमबेटका के जो रॉक पेंटिंग्स हैं, जो चट्टानों के ऊपर पेंटिंग्स हैं, उसमें शिकार करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है, धार्मिक अनुष्ठानों के जो दृश्य हैं वो भी दिखाए गए हैं बहुत अच्छे से। सजावट के लिए लाल गेरू का उपयोग किया गया है। नेचुरल कलर्स का यूज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे प्लांट से मिल जाए चाहे कहीं से भी मिले। दफनाने की प्रथा की बात करूं, दफनाते कैसे थे, तो भाई जानबूझकर किए गए दफन के प्रमाण मिलते हैं। ज़्यादातर जो प्रमाण मिलते हैं वो ये बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे दफनाने में विश्वास रखते थे। कब्रों में औजार भी जैसी वस्तुएं भी मिलती हैं, यानी कि हो सकता है परलोक में विश्वास रखते हो, इस लोक में नहीं तो दूसरे किसी लोक में वो औजार उसके काम आ जाएंगे, इसलिए उसको दफना दिया जाता था। ये सभी विशेषताएं मेसोलिथिक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को दर्शाती हैं। इन्होंने अपने आप का विकास करने के लिए खुद को किस हद तक बचा के रखा है। भारतीय इतिहास में मेसोलिथिक संस्कृति का महत्व क्या है, समझिए आप, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भोजन उत्पादन की और परिवर्तन की शुरुआत है, यानी कि कैसे पहले लोग अपने जरूरत का सिर्फ उतना जानवरों को साथ लेके इधर उधर से ले लेते थे। अब लोग एक जगह पर टिक रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और इस काल में तकनीकी विकास आपको देखने को मिलेगा, और यह सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को भी दिखाता है कि लोग एक हो रहे हैं, लोग अपनी आवाज को रखना सीख रहे हैं। और इसने नवपाषाण कृषि व्यवस्था के लिए आधार तय किया। जो आगे आने वाले समय में आप पढ़ोगे, नवपाषाण संस्कृति जो बिल्कुल लास्ट वाला था इनका, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें नई आ गई थी। तो मेसोलिथिक संस्कृति एक बीच की संस्कृति का टाइम है, यानी कि एक संक्रमण हो रहा था इस टाइम पे, आप मान के चलो ट्रांजिशन प्रोग्रेस में था। भारत के संदर्भ में नियोलिथिक संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण, जीवन यापन के तरीके और बसावट पैटर्न का चर्चा करो। अब आपको यहाँ पे ये बताना है नियोलिथिक जो संस्कृतियां होती थी वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनका जीवन यापन का क्या तरीका था, बसावट का उनका क्या तरीका था। तो देखो, नवपाषाण युग को नया पाषाण युग भी कहा जाता है। ये थोड़ा बाद का टाइम पीरियड है, और ये मानव इतिहास में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया था इस वाले काल को जब भी आप पढ़ते हो, क्योंकि भारत में इसका टाइम है 7000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी डेट आगे पीछे भी हो सकती है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो इस युग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि भाई, पर जो सबसे मेन परिवर्तन है वो है भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर जाना। पहले इंसान क्या करता था, सिर्फ भोजन को इकट्ठा करने पे ध्यान देता था, जंगलों में से इधर उधर से कहीं से भी मिल जाए। अब इंसान भोजन को खुद मतलब बनाने में, उत्पादन में ध्यान दे रहा है, और लोग कृषि करने और पशुओं को पालने लग रहे हैं। लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और कृषि वगैरह वो अपनी अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके कारण मनुष्य स्थायी बस्तियों में रहने लग गया भाई, जब सब अच्छा मिल रहा है। और जब एक जगह रहेगा तो शुरुआती जो गांव होते हैं उन गांवों का भी विकास होगा। नवपाषाण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। नियो का मतलब होता है नया, पाषाण यानी कि पत्थर यानी लिथिक, नियोलिथिक भी इसको कहते हैं। तो यानी नया पाषाण युग है ये।
अब इसमें मनुष्य ने फसलों की खेती शुरू कर दी है भाई। इस युग में जैसे ही ये युग शुरू होता है, इंसानों ने फसलों की खेती करना सीख लिया है। पशुओं को पालतू बनाया गया है। चिकने और घिसे हुए पत्थर के औजार बनाए हैं, ठीक है, ये देखने को मिला है। और स्थायी घर बहुत से लोगों ने अपने बना लिए थे। तो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रारंभिक रूप विकसित हुए कि समाज कैसा होगा, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, ये बात की बात है, लेकिन ये सब इंसानों ने पहले कर लिया था। तो एक तरीके से सभ्यता की नींव यहाँ से रखी जा रही थी। अब है भारत में नव पाषाण संस्कृतियों का क्षेत्रीय वितरण। थोड़ा बात करते हैं भारत में कौन से क्षेत्र में किस संस्कृति के ये लोग पाए जाते हैं। तो नव पाषाण संस्कृतियां जितनी भी रही हैं इंडिया में, वो सारी की सारी भाई एक जैसी तो नहीं थी, सभी किसी अलग क्षेत्र में होंगी। कोई किसी की क्या खूबी होगी, किसी की क्या खूबी होगी। तो भारत के जो मेन नव पाषाण क्षेत्र हैं वह है उत्तर पश्चिम भारत यानी कश्मीर और सिंधु का क्षेत्र, उत्तरी मैदान यानी गंगा की घाटी, मध्य और पूर्वी भारत और दक्षिण भारत यानी कि दक्कन का पठार, और उत्तर पूर्वी भारत। यहाँ आपको मेन नव पाषाण काल की जो साइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और हर क्षेत्र में अलग अलग विशेषताएं हैं, हर जगह की अपनी अलग फसल है, अलग औजार वगैरह हैं। उत्तर पश्चिमी भारत की नव पाषाण संस्कृति बात करते हैं सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम भारत की। तो भाई इसमें एक तो बुर्जो होम है और गुफकराल है, किली गुल मोहम्मद है, ये कुछ मेन स्थल हैं। तो ठंडे मौसम से बचने के लिए गड्ढों में यहाँ पे घर बने हुए हैं, पिट ड्वेलिंग्स जिसको कहा जाता है। तो भाई होता क्या है, गेहूं और जौ की खेती भी हो रही है, धीरे धीरे भेड़ बकरी मवेशियों को पाला जा रहा है। चिकने पत्थर और औजारों को, हड्डियों से बने औजारों का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जो चिकने पत्थर होते हैं, औजार होते हैं, उनसे क्या किया जा रहा है मतलब चिकने पत्थर के औजार और हड्डियों से बने औजार हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हो रहा है। और कृषि की जो शुरुआत है वो आपकी इसी टाइम पीरियड से हुई है, जो नव पाषाण काल है, यहीं से हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति, तो इसमें कोलदीवा है, महागढ़ा है, चिरांद है, ये कुछ मेन जगहों के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस टाइम पीरियड के। तो यहाँ से विशेषताएं क्या पता चलती हैं भाई हमें। एक तो यह कि भाई चावल की कृषि के प्रमाण मिलते हैं कि हाँ भाई चावल की खेती शुरू हो गई है। मवेशी और अन्य पशुओं का पालन पोषण, यानी कि पशुओं को पाला जाने लग रहा है। और मिट्टी और घास फूस के बने घर, यानी कि स्थायी रूप से घर बन रहे हैं। पत्थर के औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हड्डियों के बने भी औजार हैं, हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से भी औजार वगैरह बनाए जाते थे। और गंगा के उपजाऊ मैदानों ने स्थिर गांव के विकास को बढ़ावा दिया। जब वो गंगा नदी है इतनी बढ़िया, तो उसके जो उपजाऊ मैदान है तो वहां तो लोग आके रहेंगे ही ना, समतल एरिया में। मध्य और पूर्वी भारत की संस्कृति की बात करूं तो इसमें उड़ीसा है, छोटा नागपुर, पठार है, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। बात करते हैं इसकी क्या खूबी है। तो भाई खेती, शिकार और भोजन संग्रह का मिश्रित आर्थिक ढांचा। यहाँ पे अर्थव्यवस्था थोड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे खेती भी हो रही है, यहाँ पे शिकार भी हो रहा है, यहाँ पे भोजन संग्रहण भी चल रहा है, खाना भी इकट्ठा किया जा रहा है। चावल और बाजरा की खेती करते हैं। चिकने पत्थर और कुल्हाड़ियों का यूज होता है। जंगलों और नदियों के पास गांव बसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके अलावा यह संस्कृति मेसोलिथिक जीवन से धीरे धीरे नव पाषाण जीवन की ओर संक्रमण को दर्शाती। जब आप इसको पढ़ते हो तो मेसोलिथिक यानी जो बीच वाला टाइम था, उस बीच वाले से कैसे हम जो है नव पाषाण की तरफ जा रहे थे, ये उस टाइम पीरियड को दर्शाता है। दक्षिण भारत की बात करूं अगर मैं नव पाषाण संस्कृति की, तो इसमें ब्रह्मगिरी है, मास्की है, पिकली हल है और हल्लूर है। तो इसमें मिलेट्स मोटे अनाज जैसे रागी ज्वार की खेती, मवेशी भेड़ बकरी का पालन पोषण हो रहा है। राख के टीले जो संभवतः पशु संबंधी अनुष्ठानों से जुड़े थे, कई सारे राख के टीले मिलते हैं, हो सकता है पशुओं का कोई पूजा पाठ होता हो। वाटल और डोब तकनीक से बने मकान, यानी लकड़ी और मिट्टी का यूज करके घर बनाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में पालतू पशुपालन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई। वहाँ के लोगों ने जानवरों को भी पाला, वहाँ के लोगों ने खेती बाड़ी भी करी। बात करें नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्वी भारत की, तो असम मेघालय के क्षेत्र इसमें आते हैं। तो यहाँ चिकने पत्थर के औजार देखने को मिलते हैं, खासकर सेल्ट्स यानी कि पत्थर के कुल्हाड़े देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झूम खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, प्रथा चली आ रही थी। छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पे, बिखरे हुए पहाड़ी एरिया है, और पत्थर के औजारों को लंबे समय तक यूज़ किया गया। और ये जाना जाता है अपनी स्थानीय अनुकूलता के लिए। यहाँ के लोग यहीं पे अडेप्ट हो चुके हैं, सब कुछ इसका यहीं का कनेक्शन है। नवपाषाण लोगों की जीविका की प्रथाएं,
तो देखो जो नवपाषाण युग के लोग थे वो अर्थव्यवस्था क्या था उनका, करते क्या थे, वो मेनली वो खेती करते थे, गेहूं जौ चावल बाजरा की खेती। बात करें कौन से जानवरों को वो पालते थे, तो भाई मवेशी है, जैसे जो गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते ये सब वो पालतू बनाया करते थे। इसके अलावा शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। और भोजन उत्पादन से भोजन की अधिकता, जब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो भोजन ज़्यादा होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, समाज जटिल हो जाएगा। और नवपाषाण काल की बसावट और गांव का जीवन कैसा था, देखो लोग प्रॉपर बस्तियों में रहते थे, स्थायी तरीके से बसी हुई, और नदियों और उपजाऊ जमीन के पास पास एकदम नदी किनारे गांव हुआ करते थे। मकान मिट्टी के होते थे या लकड़ी के या पत्थर के बने होते थे। अनाज रखने के लिए भंडारण पिट्स बनाए जाते थे, गड्ढे, ठीक है, उसके अंदर अनाज रखा जाता था। सामुदायिक जीवन था भाई, लोग मिलते थे, एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते थे। तो योजना भी है, स्थिरता भी है, कई टाइम से भी है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो निष्कर्ष इसका यही बनता है कि भाई भारत की नवपाषाण संस्कृतियाँ एक विविधता को दर्शाती हैं, कि वहाँ कैसे हर जगह के अलग अलग लोगों ने वहाँ के पर्यावरण से खुद को ढाला, संसाधनों को यूज़ किया, खेती करी, पशुपालन करा, स्थायी बस्तियों का विकास करा। एक तरीके से उनकी जीविका प्रथाएं और बसावट के तरीके हमें प्राचीन सभ्यताओं का उदय अगर आप देख रहे हो ना, तो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के विकास के मुख्य चरणों पर चर्चा करें। सभ्यता के पूरे सांस्कृतिक विकास में हर चरण के महत्व को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। देखो हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी अक्सर जाना जाता है। ये प्राचीन दुनिया की सबसे पहली और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी शुरू शुरू में। और ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के हिस्से में, यानी कि जो आपका ये वाला उत्तर पश्चिम वाला ये वाला जो एरिया है, ये उसमें सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसको आप कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सभ्यता अचानक नहीं बनी भाई, इसके विकास के कई चरण हैं। सांस्कृतिक आर्थिक तकनीकी प्रगति हुई, तब जाके वो मैच्योर हड़प्पन चरण आया जिसको आज हम किताबों में पढ़ते हैं। तो 3 चरण है, प्रारंभिक हड़प्पा चरण है, परिपक्व हड़प्पा चरण है और उत्तर हड़प्पा चरण है, यानी कि अर्ली मैच्योर और लेट हड़प्पन फेज। तो अब आपको इसी में से देखना है कि क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे शुरुआत वाले से। प्रारंभिक चरण जो था 3300 से 2600 ईसा पूर्व का था। तो ये चरण हड़प्पा सभ्यता के बनावट वाला प्रारंभिक दौर है, फाउंडेशन स्टोन। यहाँ वो टाइम है जब गांव की स्थापना शुरू हुई हुई थी, एक प्रॉपर लोगों ने रहना शुरू किया था, खेती पशुपालन शुरू हो चुका था, मिट्टी की ईंटों से घर बनने लग रहे थे। बहुत सारे घर ऐसे थे जो मिट्टी की ईंटों से बने थे, और हाथ से बनी मिट्टी की चीज़ें भी बहुत थी। तो शुरुआती पहिए से बनी कुमारी मतलब कुम्हारों की चीज़ें भी वगैरह, कुम्हार जो होता है ना, जो एक मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो प्रॉपर वो सारी चीज़ें चल रही थी। छोटा मोटा शिल्प कार्य हो जाता था, मन के बनाना, बर्तन बनाना, औजार बनाना। तो स्थानीय लोगों का ही एक नेटवर्क था, मतलब जो व्यापार करते थे वो आसपास के ही लोग करते थे। तो इससे क्या है, आगे का विकास होगा, उसकी नींव रखेगी। तो मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगन, आमरी, ये इसके मेन जगहों के नाम है। फिर प्रारंभिक हड़प्पा चरण का महत्व क्या है, देखो यहीं से शहरी जीवन की नींव रखी गई, कृषि तकनीकों का भी विकास हुआ, उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, और कलाकारी बढ़ गई, शिल्प कार्यों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुस गए। तो एक सामाजिक संगठन और व्यापार की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई हमारे पूरे इंडिया की हिस्ट्री में। फिर परिपक्व हड़प्पा चरण आता है लगभग 2600 से 1900 पूर्व का, ईसा पूर्व का। अब इसमें है क्या कि भाई ये बिल्कुल मैच्योर टाइम है, ये वो टाइम है जब हड़प्पा सभ्यता अपने पीक पर थी, अपने चरम पर थी। तो ये स्वर्ण युग था, पूरा शहरीकरण हो चुका था, ठीक से बनाए गए शहर थे जो ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे। मैंने आपको बताया भी है कि ग्रिड पैटर्न क्या होता है। एक बॉक्स समझ लीजिए, एक लाइन यहाँ से आ रही है और कुछ लाइनें यहाँ से आ रही है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, दिस इज ग्रिड पैटर्न। जलाए हुए ईंटों का, यानी कि प्रॉपर पक्की ईंटों का यूज हो रहा था। उन्नत नालियां थी, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बड़े सार्वजनिक भवन थे बने हुए, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, जैसे ग्रेट बाथ है, अन्नागार है। और जो वजन और माप का तरीका था, नापने तोलने का, वो बहुत खास चीज है इसकी, मानकीकृत था वो। आप अपना वजन ट्रैक कर सकते थे प्रॉपर, ठीक है, वहां पे अगर आप होते। लंबी दूरी का व्यापार, दूर दूर तक भी ये लोग मेसोपोटामिया, मिस्र तक भी जाते थे व्यापार करने, ओमान वगैरह तक। और शिल्प उद्योग इनका बहुत अच्छा था, हैंडीक्राफ्ट ये बहुत अच्छा बना लिया करते थे। तो एक समृद्ध दौर था भाई, जो उसका मैच्योर वाला फेज था। इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा, लोथल है, राखीगढ़ी है, ये सारे शहर इसमें आ जाते हैं। परिपक्व हड़प्पा का महत्व क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई बहुत खास है। दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी, उच्च स्तर की नगर योजना और प्रशासन था इनका, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी थी, जल को कैसे मैनेज करना ये तरीका बहुत अच्छा था इनका,
और इसके अलावा आर्थिक व्याख्या इनकी बहुत मजबूत थी, व्यापार भी ये लोग करते थे और शिल्प वगैरह का काम इनको बहुत अच्छे से आता था। और इनके सांस्कृतिक एकरूपता देखने को मिलती है, अलग अलग जगहों पे ये नहीं के संस्कृति के लोग रहते थे। संगठित समाज है इनका एक जगह पे प्रॉपर, ठीक है। फिर उत्तर हड़प्पा चरण आता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का लगभग लगभग पतन होने वाला था, तो ये उत्तर हड़प्पा चरण की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो बड़े शहरों का अवनमन, बड़े शहर गायब हो गए, छोटे और ग्रामीण बस्तियों की ओर स्थानांतरण हो गया, लोग ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बस्तियों की तरफ चले गए। व्यापार और शिल्प उत्पादन में भी कमी आ गई, ईंटों की गुणवत्ता कम हो गई, मिट्टी के बर्तन कोई लेता नहीं था, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति में क्षेत्रीय भिन्नताएं, कहीं की हड़प्पन संस्कृति अलग है, कहीं की अलग है। और लिपि का अंत हो गया, मानकीकरण जो तोलते थे, नाप तोल करते थे, वो चीज़ खत्म हो गई। तो यह दौर हड़प्पा सभ्यता के धीरे धीरे समाप्त होने और नए सांस्कृतिक जो बदलाव आ रहे थे उसका टाइम था। तो इसमें सिमेट्री एच है, जोकर संस्कृति है, रंगपुर संस्कृति है, ये कुछ मेन संस्कृतियां हैं जो हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद आगे जो उत्तर वाला काल था उसमें डेवलप हुई। महत्व क्या है इसका? देखो भाई, ये पतन का समय तो है, लेकिन ये नए पर्यावरण और सामाजिक हालतों के अनुसार अनुकूलन को दिखाता है। हमने देखा ना पर्यावरण में कितना नुकसान पहुंचता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको समझते हुए अपना अब आगे काम करना है। और हड़प्पा की परंपराएं और क्षेत्रीय संस्कृतियां में, मतलब हड़प्पा की परंपराएं जो हैं, जो भी हम मतलब इनके रिचुअल्स हैं, वो इनके जारी रहे, जारी रही भी। और हड़प्पा जीवन के कई तत्वों का भारतीय संस्कृति पर बाद में प्रभाव पड़ा और आगे अभी और भी पड़ेगा। तो ये एकदम से गिरावट नहीं हुई, परिवर्तन आया, लोग इधर से उधर गए, बहुत से कारण है, ठीक है। कोई कहता है पर्यावरणीय कारण था, नदियों ने मार्ग बदल लिया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, व्यापार का नेटवर्क इनका अच्छा नहीं था, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो गया हो सकता है प्राकृतिक संसाधन इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हों, या जलवायु का परिवर्तन हो गया हो, तो इसी वजह से शहरी जीवन प्रभावित हुआ और धीरे धीरे मेरे जैसे भी लोग जो थे, मतलब आप मान के चलो इनका जो शहरी जीवन था। अब सोचो, अगर मान लो मेरे जैसे कोई लोग हैं जो वहां पे रहते थे, अगर ये सब होगा, जलवायु परिवर्तन, या आपके जैसे ही लोग हैं अगर रह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करोगे, भाई नहीं रह पाओगे आप वहां पे, फिर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से वो फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का कुल सांस्कृतिक विकास, तो सभी चरणों में आपने यही देखा कि धीरे धीरे गांव से शहर का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी, व्यापार और प्रशासन का विकास हुआ, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदली उसी के अनुसार अनुकूलन की क्षमता भी बनी रही, और सांस्कृतिक परंपराओं में एक निरंतरता रही। हर चरण में आपको यही देखने को मिलता है, इस सभ्यता के दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर चरण बहुत जरूरी है, मैंने आपको सारे चरण बता दिए। भारतीय उपमहाद्वीप में मेगालिथिक संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का विश्लेषण करना है, जिसमें दक्कन पठार, पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट में क्षेत्रीय विविधता और एकाग्रता पर आपको प्रकाश डालना है, वो बताना है। देखो मेगालिथिक क्या है? मेगालिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है भाई, ठीक है, दो ग्रीक शब्द जिनसे मिलकर बना है मेगालिथिक। सो मेगा यानी बड़ा, लिथोस यानी कि पत्थर। तो भारत में मेगालिथिक संस्कृतियां क्या है? मुख्य रूप से अपने बड़े बड़े पत्थर के लिए जानी जाती हैं, जो दफन किए गए स्मारक हैं। कईयों को दफना दिया जाता था ना जब जमीन के अंदर, तो उनके ऊपर एक पत्थर खड़ा कर दिया जाता था, पत्थर के घेरे बनाए जाते थे, डॉल्मेन्स बनाए जाते थे, केनर्स, मैनीर्स, बहुत सारी जो है डिजाइन्स बनाई जाती थी। समय की दृष्टि से ये संस्कृति मुख्य रूप से लौह के युग से संबंधित है। आयरन एज के टाइम पे लगभग 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम था, कईयों में बाद तक भी ये संस्कृति चलती रही। होता क्या था, भारत के लगभग हर जगहों पे आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पत्थर के संसाधन, लोह अयस्क और चरागाह और कृषि योग्य भूमि बहुत अच्छी खासी थी, तो यहाँ पे वो समुदाय रह सकते थे, यहाँ पे वो समुदाय रहते भी थे, ठीक है। इसके अलावा मेगालिथिक जो पूरा वितरण है वो समझाता हूँ। तो व्यापक रूप से फैली हुई ये संस्कृति थी, लेकिन ये जगह हर जगह समान एक जैसी नहीं है। अधिकतर जो ऊंचे इलाके हैं, पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ ये संस्कृति है। गंगा घाटी जैसे घने नदी वाले मैदानों में थोड़ा कम है, ऊंचाई वाले में ज़्यादा है। अक्सर ये स्थल लोह के अयस्क के पास और चरागाह क्षेत्र के निकट होते थे। जहाँ पे लोह अयस्क ज़्यादा हो या जहाँ पे चराने का जुगाड़ अच्छा हो जानवरों का, उधर ही ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर चीज़ का आपस में कनेक्शन होता है, प्रथाओं का और हर चीज़ का। दक्कन पठार की बात करें, ठीक है, मान लो ये इंडिया है अपना, ये वाला, ठीक है, ये इंडिया, तो ये वाला एरिया है मेगालिथिक संस्कृति का मेन क्षेत्र है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के सारे जो कुछ पार्ट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, कुछ हिस्से। और ब्रह्मगिरी, मौस्की, हल्लूर,
पिकलीहल, संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा। तो बड़ी संख्या में पत्थर के घेरे और कैर्न कब्रें बनाई जाती थी। ऐसे पत्थर खड़े करके ना रख दिया जाता था घेरा बना के, और बीच में होती थी कब्र इंसानों की। लोहे के औजार और हथियारों का भी यूज होता था। पालतू पशुपालन के साथ साथ कृषि के भी प्रमाण है। लोग खेती भी करते थे, पशु भी पालते थे। बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थरों की उपलब्धता से मेगालिथिक स्मारकों का निर्माण आसान हो गया। भाई पत्थर आसानी से मिल गए ग्रेनाइट वगैरह जैसे, तो इजी हो जाएगा ना बनाना। तो इसीलिए मेगालिथिक संस्कृति यहाँ ज़्यादा विकसित हो गई। और इसके अलावा दक्कन में मेगालिथिक स्थलों की अधिक संख्या यही दर्शाती है। यहाँ मजबूत पशुपालन होता था, अच्छा खासा खेती आधारित अर्थव्यवस्था थी। और पूर्वज पूजा, लोग पूर्वजों की यहाँ पे पूजा करते थे। और यहाँ दफनाने का रीति रिवाज चलता था। तो लोहे की तकनीक पर इनका नियंत्रण था, लोहे से ये बना लेते थे सामान। और स्मारकों का निर्माण में संगठित सामुदायिक प्रयास होता, जो भी स्मारक बनाई जाती थी समुदाय के सारे लोग मिलजुल कर उसको बनाते थे। इसलिए दक्कन पठार भारत की सबसे विकसित, दक्कन में सबसे ज्यादा ये परंपराएं देखने को मिलती है। बात करें पश्चिमी घाट की तरफ, अगर आप थोड़ा सा जाओगे, ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पूरा नीचे तक। तो इसमें केरल, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा नीचे से आ जाएगा, ये एरिया है। तो यहाँ पे आपको नीलगिरी, मालाबार, कोडुमनाल, अडीचनल्लूर, तो ये मिल जाएगा। कुछ मेगालिथ के यहाँ प्रकार हैं, डॉलमेंस यानी कि पत्थर के मेज से बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ये पत्थर से रखे हुए हैं। सिस्ट है, पत्थर से बने कब्रों के ढांचे हैं। छत्राकार पत्थर है जिसको टोपीकल्लू कहा जाता है, जो केरल में पाए जाते थे। यहाँ पे भी दिखाते हैं कि हाँ भाई यहाँ भी लोग जो है दफनाने के बाद जो पत्थर हैं वो ऊपर रख दिया करते थे। और इसके अलावा पश्चिमी घाट में मेगालिथिक संस्कृतियों में मजबूत क्षेत्रीय भिन्नता दिखती है। यहाँ पे ज़्यादातर लेटराइट पत्थर का बहुत यूज हुआ है, और ऐसे दफनाने के तरीके जो अन्य जगहों पर नहीं मिलते। यहाँ पर जो दफनाया जा रहा है वो औरों से थोड़ा अलग है। इसके अलावा यहाँ के लोग तटीय क्षेत्रों के साथ व्यापार भी करते थे, ठीक है, वहाँ मतलब जो है ये जो भी इस एरिया में ये लोग रह रहे थे। और ये विविधता दिखाती है कि भाई मेगालिथिक प्रथाएं स्थानीय भूगोल, जो वहाँ का भूगोल है उसको समझते थे, अनुकूल उसके अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करते थे, ठीक है, अपनी संस्कृति को। बात करें पूर्वी भारत की, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से आते हैं इस क्षेत्र के अंदर। जैसे मयूरभंज का क्षेत्र है, छोटा नागपुर है, सिंहभूम है। यहाँ पे आपको मेनहीर और पत्थर की कतारें देखने को मिलेंगी। ऐसे किसी की भी कब्र के ऊपर ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, ये है। और जनजाति के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जनजातीय समुदायों में मेगालिथिक प्रथाओं में एक निरंतर था, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनमें ये चल रहा था दफनाने वाला सिस्टम। लोहे के खनन क्षेत्रों के साथ मजबूत संबंध, जहाँ पर लोहे का खनन होता है, लोहा निकाला जाता है, वहाँ इनके संबंध अच्छे थे, ठीक है, ज़्यादा भव्य नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है। अलग अलग प्रकार के दफनाने के तरीके होते थे। कैनर्स, डॉलमेंस, मैनहीर्स, पत्थर के घेरे, ऐसे अलग अलग डिजाइन्स के द्वारा वो कब्र को पूरा प्रॉपर बनाया जाता था। कब्रों में यहाँ पे वस्तुएं भी रखी जाती थी, लोहे के औजार हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, ठीक है। और सामाजिक जटिलता के विभिन्न स्तर देखा जाता था, कोई अमीर भी था, कोई गरीब भी था, ऐसा थोड़ा बहुत दिखता है। यानी कि यही है, ये भी एक विविधता दर्शाती है कि भाई मेगालिथिक प्रथाएं स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित थी, ना कि एक समान संस्कृति। पूरा मेगालिथिक संस्कृति एक जैसी नहीं है इंडिया में, जैसा वहाँ का भूगोल है, जैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ के लोग खुद को अडेप्ट वगैरह कर लिया करते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, परिपक्व हड़प्पा काल की बस्ती के पैटर्न और नगर नियोजन पर आपको बताना है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड जो था उसमें नगर नियोजन को थोड़ा डिटेल से आपको समझाना है। तो देखो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका टाइम माना गया, ये चरमोत्कर्ष का टाइम था, सबसे जो अपने चरम पे था हड़प्पा सभ्यता अपनी। तो इसमें हड़प्पा समाज ने शहरी नियोजन, ठीक है, अपने शहर को पूरा प्लानिंग के साथ बनाया। वास्तुकला बहुत अच्छी थी, नागरिक संगठन का स्तर बहुत अच्छा था, जो आज की डेट में अद्वितीय है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो बस्तियां हैं उन्होंने सावधानी पूर्वक खुद को नियोजित किया। समान और प्रशासनिक नियंत्रण, यानी कि ऐसा देखने को मिलता है कई सारी चीजें तो सेम सेम थी, ईंटों की शेप हो गई, घर हो गए, ठीक है, सारी सड़कें, नालियां, वो सब एक जैसी थी, जो दिखाता है संगठित थे ये लोग, कितने उन्नत थे, ठीक है, आगे बढ़े हुए थे। तो परिपक्व हड़प्पा काल की बस्तियां, इसमें बड़े शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा इनके नाम आते हैं। लोथल, कालीबंगन जैसे शहर भी हैं, छोटे गांव भी हैं थोड़े बहुत। तो सुसंगठित शहरी प्रणाली थी, प्रॉपर शहर की तरह ये लोग रहते थे, संगठित रूप से एक जगह पे रहते थे।
जहाँ बड़े शहर प्रशासनिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। कोई भी बड़ा शहर है तो वहाँ से प्रशासन पूरा संभाला जाता था, व्यापार होता था, ठीक है। जबकि छोटे गाँव में आपको कृषि के उत्पाद वगैरह मिल जाते थे, ठीक है, वो खेती बाड़ी होती थी। तो भाई परिपक्व हड़प्पा काल की बस्तियां बहुत बड़े क्षेत्र में फैली थी। पंजाब और सिंध का क्षेत्र है, राजस्थान गुजरात का क्षेत्र है, हरियाणा पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक ये पूरा इनका परिपक्व हड़प्पा का जो एरिया था वो फैला हुआ था। इसके अलावा ज्यादातर बस्तियां निम्न स्थानों के पास थी जहां पर ये लोग रहते थे। अब आप समझिए जो इनकी बस्तियां हैं वो ज्यादातर या तो नदी किनारे हैं, जो बाढ़ क्षेत्र हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, या व्यापार मार्ग के पास में है, या जहाँ पे कृषि भूमि उपजाऊ है वहां पर है। तो इसी रणनीतिक स्थिति, मतलब यह एक रणनीतिक स्थिति कृषि, व्यापार और संचार को मजबूती प्रदान करती है। अगर आप अच्छी मिट्टी के पास रह रहे हो तो खेती अच्छी होगी, आप व्यापारिक मार्ग के पास रह रहे हो तो व्यापार से आप जुड़ जाओगे। इसके अलावा मतलब एक तरीके से आप सारा ही फायदा अगर अपना देख रहे हो अच्छे तरीके से आप देख, मतलब सब कुछ है तो वो मजबूती मिलेगी आपको उससे। तो जो परिपक्व हड़प्पा पीरियड था उसमें खास कुछ बातें हैं। शहर आयताकार ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। आयत क्या होता है, देखो रेक्टेंगल, इस तरीके से शहर है, ग्रिड पैटर्न, एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से आएगी, फिर एक लाइन यहाँ से, फिर एक लाइन यहाँ से, ग्रिड बनता है, पूरा पैटर्न बनता है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है 90 डिग्री पे, ये आपको पता होगा। सड़कें एकदम सही कोण पर क्रॉस होती थी, एकदम प्रॉपर 90 डिग्री पे सड़कें क्रॉस करती थी। और घरों के निर्माण से पहले ही सड़कें बिछा दी जाती थी, ठीक है, घर के निर्माण से पहले ही सड़कें बन जाती थी। तो शहरों का निर्माण बहुत अच्छे से हो रहा था, नियोजन के साथ हो रहा था। एक योजना समिति थी भाई कोई ना कोई जो ये सब कर रही होगी। तो भाई एक तो आपको दुर्ग देखने को मिलता है, किला कह लो या दुर्ग कह लो, थोड़ा ऊंचा बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, मिट्टी की ईंटों के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है उठा हुआ सा, और इसको दुर्ग कहा जाता है। और इसके नीचे का जितना भी क्षेत्र है वो निचला शहर है, ठीक है। जो ऊंचा शहर है हो सकता है शासक, पुरोहित या प्रशासक इसको यूज करते हो, ऊपर की तरफ बना हुआ है। निचला शहर जो है भाई बहुत बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मकान है, बाजार हैं, कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स वगैरह सब यही हैं, दुकानें हैं। और ये दिखाता है सामाजिक कुछ भेदभाव भी हो सकता है भाई, एक तो बहुत ऊपर बना हुआ है, एक बहुत नीचे बना हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा के मकान कैसे होते थे भाई, मानकीकृत जलाकर बनी गई ईंटें, पक्की एकदम, ठीक है, ईंटों को सही से एकदम पकाया जाता था, उसके बाद ईंटें होती थी मानकीकृत, वो भी स्टैंडर्ड एक होता था ईंटों का। आमतौर पर एक मंजिला, दो मंजिला घर तो लगभग होते ही होते थे। मकानों में आंगन होता था जरूर, आंतरिक कोर्टयार्ड, ठीक है। मान लो ये आपका गेट है लगा हुआ, तो जब आप अंदर जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा आंगन दिखेगा, और चारों तरफ कमरे बने होते थे। तो ये डिजाइन आरामदायक भी है, वेंटिलेशन के नज़रिए से भी अच्छा है, हवा वगैरह आती रहेगी। रहने और भंडारण के लिए अलग अलग कमरे होते थे, जो भंडारण का सामान है वो अलग कमरे में जाएगा, रहने के लिए जो आपको स्पेस है वो मिल रहा है, आप वहाँ रहो। नालियों से जुड़े बाथरूम, जो आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो उसकी मतलब सारी ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड है बाहर नालियों से। घरों के अंदर भी कुएं होते थे, घरों के पास में भी कुएं वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। और प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था, ध्यान रखिएगा, गोपनीयता का बहुत ध्यान रखा जाता था। खिड़कियां कोई नहीं, एक भी खिड़की नहीं थी। स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था, आराम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। तो भाई परिपक्व हड़प्पा काल में जो नालियों की व्यवस्था थी, जल निकासी प्रणाली, वो उनकी बहुत ही ज़्यादा जो खूबियां हैं उसमें से एक है। तो मुख्य सड़कों के किनारे ढके हुए ईंट के नाले होते थे, जो नाली होती थी ना उसको प्रॉपर ईंट से ढका जाता था ऊपर से। और घरों की नालियां सीधे सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। सफाई के लिए सोख गड्ढे, जिसको मेन होल कहते हैं, जो पानी सारा उसमें चला जाता था, और उसको खोल के आप साफ भी कर सकते हो। निरीक्षण कक्ष भी बने हुए थे, निरीक्षण भी होता रहता था उसका। ये आप मान के चलो वहाँ के नागरिक कितने जागरूक थे, उनका तकनीकी ज्ञान कितना उन्नत था, ठीक है। इसके अलावा जो परिपक्व हड़प्पा का टाइम था उसमें सार्वजनिक भवन बहुत सारे बने हुए थे। ग्रेट बाथ, जिसको हम कहते हैं विशाल स्नानागार, हो सकता है अनुष्ठानिक स्नान के लिए यूज़ किया जाता हो। अन्नागार, जिसमें अनाज को रखा जाता हो स्टोर करके। डॉकयार्ड, यानी कि जो आपका एक तरीके से पत्तन काइंड ऑफ होता है, पानी वाले जहाज खड़े होते हैं, समुद्री व्यापार होता था वहाँ से। जलाशय बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, जल के प्रबंधन के लिए तालाब वगैरह बनाए गए हैं। तो ये जो सब बनाया जा रहा है, आर्थिक योजनाएं इनके तहत बनाया जा रहा है, धार्मिक प्रथाओं के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, या व्यापार वगैरह भी ये लोग करना चाहते थे, समुद्री व्यापार वगैरह की तरफ ये लोग इंटरेस्टेड थे, इसीलिए इन्होंने ये सारा काम किया है। बात करें सड़कों की, तो भाई चौड़ी सड़कें थी और एकदम सीधी,
एकदम सीधी सड़कें थी, ठीक है। आवासीय इलाकों में थोड़ी जहाँ पे घर ज़्यादा है तो सड़कें थोड़ी संकरी हो जाएंगी, पतली, और नाली से एकदम जुड़ी हुई थी, बहुत प्यारी सड़कें होती थी। परिवहन के प्रमाण मिलते हैं, बैलगाड़ियों का यूज़ होता था, डॉकयार्ड और गोदाम बने हुए हैं, मीन्स नाव का भी यूज़ होता था बड़े बड़े। और ये परिवहन और व्यापार का प्रबंधन कितना अच्छा था, ये उसी का संकेत है। पूरे क्षेत्र में देखा गया है, ईंटों का आकार सेम है, योजना पूरी सेम है, निर्माण की तकनीक सेम है, यानी कि एक संगठनात्मक क्षमता थी इनके अंदर, ये इनकी प्लानिंग है, एक नियोजन किया था इन्होंने। इनका सांस्कृतिक एकीकरण था भाई, इनकी संस्कृति में वो एक रूपता दिखी है। पक्का कोई ना कोई प्रशासनिक नियंत्रण होगा, ये सब चीज़ें एक जैसी जभी बन रही हैं। और साझा तकनीकी ज्ञान, सभी ने इन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल ज्ञान को शेयर किया था। तो हड़प्पा सभ्यता एक सुव्यवस्थित और संगठित समाज था, एक ऐसा समाज जो प्रॉपर मिलजुल के रहा करता था, ठीक है। तो महत्व क्या है भाई, देखो ये सबसे पुराने योजनाबद्ध शहरी प्रणालियों में से एक है। शुरू शुरू में जब दुनिया में शहर बनने लगे थे तो उस टाइम का है हड़प्पा। इंजीनियरिंग इनकी कितनी अच्छी है भाई, और वास्तुकला का ज्ञान इनका इतना अच्छा है, समाज में इतना अनुशासन है इनका, संगठन तरीके से एकदम संगठनात्मक तरीके से काम करते हैं। दक्षिण एशिया की बाद की शहरी परंपराओं को प्रभावित करते हैं। दक्षिण एशिया में बाद में भी शहरी सभ्यताएं हुई, लेकिन उसमें से सबसे पहले नाम अगर किसी का लिया जाता है तो वो हड़प्पा का लिया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेजें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।